ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ए आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिल जाती है। इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। समझदार और धैर्यवान बनिए। पितिसोदी और द्वेषी होने के लिए जीवन बहुत ही छोटा है। ये किसने कहा? फिलिप्स ब्रुक्स ने कहा है। बिखरे मानकों में उलझी प्रवेश परीक्षा। और इस समय आप देख रहे हैं कि कई एग्जाम पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैं ना, तो उसको लेकर भी खूब सवाल खड़े हो रहे हैं। तो उच्च शिक्षा व्यवस्था में योग्यता, समान अवसर और क्षेत्रीय संतुलन की प्रतिबद्धता का होना जरूरी है। देश में इस दिशा में समय समय पर प्रयास होते रहे। भारतीय प्रबंध संस्थान आईआईएम इन आदर्शों के प्रतीक माने जाते हैं। इन संस्थानों को उत्कृष्टता, प्रतिस्पर्धा और पेशेवर सफलता के मानक के रूप में देखा जाता है। मगर जिन संस्थानों की पहचान पारदर्शिता और श्रेष्ठता से जुड़ी है, उनकी प्रवेश प्रक्रिया काफी असमन्वित प्रतीत होती है। जब देश प्रशासनिक सुधार, डिजिटल सरलीकरण, छात्र केंद्रित नीतियों की ओर बढ़ रहा है, तब आईआईएम की प्रवेश परीक्षा व्यवस्था पर पुनर्विचार समर की मांग है। और देश में भारतीय प्रबंधन संस्थानों की यात्रा स्वतंत्र भारत के विकास से गहराई से जुड़ी है। वर्ष 1961 में अहमदाबाद, कोलकाता में पहले आईआईएम स्थापित हुए और जिनका उद्देश्य विकासशील राष्ट्र को कुशल प्रबंधक देना था। वर्ष 1973 में आईआईएम बेंगलोर की स्थापना हुई। उदारीकरण के बाद लखनऊ, इंदौर, कोझिकोड जैसे संस्थान अस्तित्व में आए, जिन्होंने आप देखते हैं कि बदलती अर्थव्यवस्था की जरूरत को पूरा किया। पिछले एक दशक में देश के विभिन्न राज्यों में नए आईआईएम खुले गए और ताकि क्षेत्रीय संतुलन सुनिश्चित हो और गुणवत्तापूर्ण प्रबंधन शिक्षा महानगरों से बाहर भी पहुंचे। विस्तार की यह नीति सराहनीय रही, मगर इन संस्थानों में प्रवेश के लिए समन्वय का अभाव आज भी खलता है। प्रवेश प्रक्रिया की बात की जाए तो सभी आईआईएम के लिए एक समान प्रवेश द्वार यानी लिखित परीक्षा कॉमन एडमिशन टेस्ट कैट है। यह परीक्षा लाखों अभ्यर्थियों में से प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पहचान करती है और इसकी खासियत है कि यह देश भर के युवाओं को समान मंच प्रदान करती है। भौगोलिक स्थिति, विश्वविद्यालय या सामाजिक पृष्ठभूमि चाहे जो हो, सभी का मूल्यांकन एक ही कसौटी पर होता है। कैट ने यह सिद्ध किया है कि बड़े स्तर पर भी निष्पक्ष और मानकीकृत परीक्षा संभव है, मगर यह सिर्फ एक लिखित परीक्षा भर है और इसके परिणाम घोषित होती है प्रवेश प्रक्रिया अलग अलग दिशाओं में बिखर जाती है। और इसका आप देखिए अर्थ यह है कि कैट उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए प्रत्येक आईआईएम अपनी अलग आवेदन प्रणाली, अलग शुल्क और अलग साक्षात्कार प्रक्रिया चलाता है। एक छात्र एक ही स्कोर के आधार पर कई संस्थानों में आवेदन करता है, अलग अलग शहरों में जाकर लगभग समान प्रकार के साक्षात्कार देता है और इस प्रक्रिया की प्रकृति भले ही मिलती जुलती हो, लेकिन उसका संचालन पूरी तरह अलग अलग होता है। एक तथ्य यह भी है कि कैट के स्कोर का उपयोग आईआईएम के अलावा कई भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी और अन्य सरकारी एवं निजी संस्थान भी करते हैं। हर संस्थान अपनी अलग पहचान, अपनी अलग चयन प्रक्रिया आयोजित करता है। नतीजतन विद्यार्थी को समान प्रकृति के अनेक साक्षात्कारों से गुजरना पड़ता है। यह पुनरावृत्ति समय, संसाधन और ऊर्जा की आवश्यक खपत है। दोहराव विद्यार्थियों के लिए प्रशासनिक, सामाजिक एवं आर्थिक बोझ बन जाता है। सबसे पहले आर्थिक पक्ष सामने आता है। हर आवेदन के साथ शुल्क, साक्षात्कार के लिए यात्रा और ठहरने का खर्च तथा कई बार कार्य या फिर पढ़ाई से अनुपस्थिति की कीमत सब मिलकर एक बड़ा वित्तीय दबाव बनाते हैं। छोटे शहरों या सीमित आय वाले परिवारों से आने वाले विद्यार्थियों के लिए चयन विशेष रूप से कठिन हो सकता है। कई प्रतिभाशाली विद्यार्थी केवल इसलिए सभी अवसरों का लाभ नहीं उठा पाते क्योंकि वे हर शहर तक पहुंचने का खर्च वहन नहीं कर सकते। यदि उत्कृष्टता तक पहुंच आर्थिक सामर्थ्य पर निर्भर होने लगे तो योग्यता की अवधारणा कमजोर पड़ जाती है। ये आप देखेंगे आर्थिक बोझ के साथ मानसिक और सामाजिक दबाव भी जुड़ा होता है। प्रवेश सत्र के दौरान छात्रों को कम समय में कई यात्राएं करनी पड़ती हैं। तिथियों का टकराव, अनिश्चितता और बार बार मूल्यांकन की प्रक्रिया तनाव बढ़ाती है। महिला उम्मीदवारों और दूर दराज के क्षेत्रों से आने वाले विद्यार्थियों के लिए सुरक्षा एवं ठहराव की चिंता अतिरिक्त चुनौती बन जाती है।
प्रश्न यह है कि क्या इस स्थिति को किसी भी विद्यार्थी या हितैषी व्यवस्था के अनुरूप देखा जा सकता है। इस संदर्भ में सिर्फ विद्यार्थियों को नहीं बल्कि संस्थानों को भी समन्वित व्यवस्था के अभाव का दुष्परिणाम झेलना पड़ता है। एक मेधावी छात्र को कई आईआईएम, आईआईटी, एनआईटी इत्यादि से प्रस्ताव मिल सकते हैं। वह अपनी पसंद का इंतजार करते हुए अन्य संस्थानों में अस्थायी रूप से सीट स्वीकार करता है और शुल्क राशि जमा कर देता है, और इससे बड़ी धनराशि महीनों तक फंसी रहती है। जब छात्र अंतिम निर्णय लेता है तो दूसरी जगह जहां उसने शुल्क जमा राशि जमा की वहां सीटें खाली हो जाती हैं और प्रतीक्षा सूची को फिर से अद्यतन करना पड़ता है। पूरी प्रक्रिया लंबी और अनिश्चित बन जाती है और जिससे प्रशासनिक संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव बढ़ पड़ता है। हालांकि हाल के वर्षों में कुछ नए भारतीय प्रबंधन संस्थानों ने कॉमन एडमिशन प्रोसेस कैब जैसी पहल शुरू की है, जहां साझा साक्षात्कार आयोजित किए जाते हैं। कुछ अन्य ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा जैब का प्रयोग किया है, मगर ये व्यवस्थाएं स्थायी और सार्वभौमिक नहीं है। सभी आईआईएम इनमें शामिल नहीं होते हैं और समूहों की संरचना बदलती रहती है, और इससे आंशिक समन्वय तो दिखता है मगर मूल समस्या का समाधान नहीं होता। देखा जाए तो आज लगभग हर राज्य में कोई ना कोई केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थान आईआईएम, आईआईटी, एनआईटी मौजूद है, जो अपने आप में एक अवसर है। यदि कैट के बाद एक मानकीकृत साझा साक्षात्कार प्रक्रिया इन क्षेत्रीय केंद्रों पर आयोजित की जाए तो छात्र अपने निकटतम शहर में इस प्रवेश परीक्षा में आसानी से उपस्थित हो सकते हैं, और जिसके बाद एक पारदर्शी केंद्रीय काउंसलिंग प्रणाली के माध्यम से सीट आवंटन किया जा सकता है, और जिसमें संस्थानों की प्राथमिकता, विद्यार्थियों की रैंकिंग और आरक्षण नीति का संतुलित समावेश हो। और इंजीनियरिंग मेडिकल प्रवेश प्रणाली में इस प्रकार की केंद्रीकृत व्यवस्था पहले से लागू है। हर संस्थान अपने चयन मानदंड और शैक्षणिक मानकों के अनुरूप एकीकृत साक्षात्कार प्रक्रिया को अमल में ला सकता है। यह प्रक्रिया के दोहराव को समाप्त करने की दिशा में एक अहम पहल हो सकती है, और जिससे संचालन तंत्र की दक्षता, पारदर्शिता बढ़ेगी। साथ ही कैट के मूल उद्देश्य तक पहुंचना भी संभव हो जाएगा, यानी एक ऐसी प्रवेश प्रक्रिया जिसमें सभी प्रबंध संस्थानों की एक ही मंच के माध्यम से लिखित परीक्षा, इंटरव्यू, काउंसलिंग और शुल्क जमा करने की व्यवस्था हो। भारत आज वैश्विक शिक्षा केंद्र बनने की आकांक्षा रखता है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केवल उत्कृष्ट संस्थान ही नहीं बल्कि निष्पक्ष और सुव्यवस्थित प्रवेश प्रणाली का होना भी आवश्यक है। यहाँ प्रश्न क्षमता का नहीं, इच्छा शक्ति का है। क्या हम ऐसी व्यवस्था बनाने पर गंभीरता से विचार करेंगे जो विद्यार्थियों के साथ साथ उनके समय, धन और ऊर्जा का सम्मान संरक्षण करे? क्या हम यह सुनिश्चित करेंगे कि उत्कृष्टता तक पहुंच केवल प्रतिभा पर निर्भर हो, साधनों पर नहीं? अगर योग्यता को अवसर का आधार बनाना है तो प्रवेश प्रक्रिया को भी उतना ही सुगम और सरल बनाना होगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग जरूर बता सकते हैं। क्रोध में मन, ये मन की भावनाओं और अपराधियों के बारे में हम चर्चा चाहे जितनी कर लें वे अपर्याप्त ही रह जाती है। शैक्षणिक पाठ्यक्रम के विषय विज्ञान, गणित और भाषा पर केंद्रित रहते हैं, लेकिन इनमें मन की भावनाओं को समझाने को अधिक महत्व नहीं दिया जाता। जीवन में इन अपरिचित भावनाओं की नासमझी और असंतुलन से कई तकलीफें पैदा होती हैं, या हमें अभी ठीक से समझ नहीं आया। स्कूलों में शिक्षक और घरों में भी अभिभावक इन पर संवाद करने की आवश्यकता नहीं समझते। मन में होने वाली न जाने कितनी वेदनाओं का सीधा संबंध भावनाओं, उनकी अपर्याप्त तथा गलत समझ से ही है। इस सच्चाई से मुंह मोड़ना बड़ा नुकसानदेह है। भावनाओं की फहरिस्त में क्रोध की जगह बहुत ऊपर है और हर आयु वर्ग के लोगों के लिए यह एक विकट समस्या है। आपसी संबंधों में क्रोध, सड़क पर मामूली बातों पर हिंसा, प्रेम संबंधों में और महत्वाकांक्षाएं पूरी न होने पर पैदा होने वाला क्रोध, इम्तिहान में सफलता, नौकरी में प्रोन्नति न मिलने से उपजने वाला क्रोध, सड़क दुर्घटना, घरेलू हिंसा या आत्महत्या के रूप में ये अक्सर जानलेवा भी हो जाता है, पर इनकी तरफ निहारने की कोई जरूरत ही महसूस नहीं होती है। या तो हम इन्हें बेलगाम व्यक्त करते चले जाते हैं या फिर इनका दमन करते रहते हैं। दोनों के कुपरिणाम भी भुगतते रहते हैं। इस पर सोचने की जरूरत है कि दमन और अनियंत्रित अभिव्यक्ति के अलावा क्रोध से निपटने का कोई मध्य मार्ग भी है क्या? लगता तो ऐसा है कि जैसे क्रोध अचानक कहीं भी उमड़ पड़ता है और किसी पर बहुत अधिक चीखने और उसे आहत करने का मन करता है। पढ़े लिखे और संभ्रांत लोग इसे बारीक, चालाक तरीकों से व्यक्त करने की कला सीख लेते हैं। अरस्तु कहते हैं कि सही व्यक्ति पर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य और ढंग से क्रोध करना चाहिए, पर
यह हर किसी के बस की बात नहीं है। जब मन में क्रोध का विस्फोट होता है तो सही मात्रा, जगह और समय का भान ही किसे रह जाता है। क्या इसके कारण सिर्फ बाहरी परिस्थितियों में, या इसकी जड़ें मन की ऐसी गहराई में छिपी है जहां पहुंचना संभव नहीं है। संभवतः क्रोध का पहला कारण है किसी इच्छा का पूरा ना होना। जब संसार हमारे खुद के कथानक के विरुद्ध चलता है तो सारी योजनाएं टूटकर बिखर जाती हैं, तो मन बौखला उठता है। हम अपेक्षा करते हैं कि जीवन हमारे अपने रंग में ही रंग जाए, और जब ऐसा नहीं होता है तब गुस्सा भड़क उठता है। जितनी अधिक ताकत के साथ हम अपनी अपेक्षाओं को थामते हैं, उनके अपूरित होने पर उतनी ही गहरी चोट लगती है, उतना ही गुस्सा आता है। अपूरित इच्छाओं के भी नीचे अक्सर भय भी छिपा रहता है। भय को क्रोध के वस्त्र पहनना भाता है। जब भी हानि, अपमान, असुरक्षा या फिर अज्ञात का भय सताता है तब मन क्रोध का कवच ओढ़ लेता है। भय के पीछे दुबक जाता है। घायल पशु भयभीत होकर ही सबसे अधिक गुर्राता है। भय हमें असुरक्षित भी महसूस कराता है। आकार में छोटे पशु अक्सर बहुत आक्रामक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें बड़ी असुरक्षा महसूस होती है। असुरक्षा, भय और क्रोध के बीच का सीधा और स्पष्ट संबंध होता है। अहंकार क्रोध के लिए उर्वरक भूमि है। क्या उर्वर भूमि है? सम्मान पर चोट, अपमान का अंदेशा, अपनी छवि पर मराता खतरा, ये सभी क्षण भर में क्रोध की आग भड़का देते हैं। सबसे खतरनाक होता है संचित पीड़ाओं से जन्मा क्रोध, मौन में पाला गया रोष, बरसों पुराने जख्म, जंग लगी रंजिशें राख के नीचे अंगारों की तरह सुलगती रहती है। हवा का एक हल्का झोंका काफी होता है और उन्हें भड़काने के लिए। यही वह क्रोध है जो परिवारों और राष्ट्रों में पीढ़ी दर पीढ़ी जहर भरता रहता है, उन्हें भीतर और बाहर से तोड़ देता है। गौर से देखें तो क्रोध एक झटके में हमें आसपास के वातावरण से बिल्कुल अलग कर देता है। हम पूरी तरह भूल जाते हैं कि हमारा चिल्लाना, चीखना, हमारे हाव भाव बाकी लोगों को कितने हास्यास्पद और अनावश्यक भी लग रहे होंगे। सवाल उठता है कि क्रोध का मुकाबला हम कैसे करें। शायद पहला उपचार है जागरूकता। जब क्रोध उमड़ता है तो क्या उसे थोड़ा ठहर कर देखा जा सकता है। यूनानी दार्शनिक एपिक्टेटस कहते हैं कि तुम्हारे साथ जो होता है वह मायने नहीं रखता, मायने यह रखता है कि तुम उसका प्रत्युत्तर कैसे देते हो। क्रोध को तुरंत व्यक्त ना करने के, उसे सिर्फ देखते रहने से आवेग और प्रतिक्रिया के बीच एक अंतराल बनता है। यह अंतराल ही समझ के लिए जगह बना सकता है। जब क्रोध आए तो क्या उसी समय हम बिल्कुल शांत बैठ सकते हैं और यह देख सकते हैं कि मन में क्या चल रहा है। शांत अवलोकन की ऊर्जा अक्सर क्रोध की आग को शांत करने का काम करती है। प्रयोग के तौर पर यह जरूर किया जाना चाहिए। क्षमा करना भी एक कारगर उपाय है, पर इसके लिए गहरी आत्मिक दृढ़ता की आवश्यकता है। क्षमा करना अपराध को स्वीकार करना नहीं, इसका अर्थ यह है कि हम दूसरों के प्रति द्वेष को बोझ के रूप में ढोना नहीं चाहते हैं। कृतज्ञता भी क्रोध की एक कारगर औषधि है। कृतज्ञ हृदय के पास कटुता के लिए जगह कम रह जाती है। कृतज्ञता शांत है, क्रोध उग्र है। क्रोध सभी के जीवन में कभी अतिथि और कभी स्थायी पारिवारिक सदस्य की तरह आता है, पर वह बस एक संकेत या लक्षण है किसी गहरे उद्वेलन का, जो आगे चलकर किसी व्याधि का रूप भी ले सकता है। क्रोध की सही समझ नए दरवाजे भी खोल सकती है। जिद्रू कृष्णमूर्ति कहते हैं कि क्रोध को अपनी हथेलियों में एक आभूषण की तरह रखो, उसे निहारो और उसकी जड़ों तक पहुंचने की कोशिश करो। शायद ऐसा करने पर यह भी दिख सकता है कि क्रोध की ऊर्जा प्रेम की ऊर्जा से अलग नहीं है। ये आप देखिए, छोटी छोटी टिप्पणियां हैं, देखना हुआ कर तो देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहाँ डाल दी जाती है, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। न्याय की राह, इसमें कोई दो राय नहीं कि किसी आपराधिक घटना की निष्पक्ष गहन जांच पड़ताल के बाद ही कोई निष्कर्ष सामने आता है तथा उसी आधार पर कानूनी प्रक्रिया न्याय के निष्कर्ष तक पहुंचती है। इस बीच अगर आरोप और कार्रवाई के दौरान न्याय की मांग बाधित होती दिखती है तो उसके लिए जिम्मेदार कारकों पर बहस होती है। मध्य प्रदेश के भोपाल में तिशा शर्मा की मौत के मामले में कानूनी कार्रवाई को लेकर जैसी स्थितियां दिखी, उससे में कई सवाल उठे। तिशा के परिवार ने उनकी मौत को दहेज के लिए की गई हत्या बताया। आरोप लगाया कि घटना से संबंधित सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई। इसके अलावा शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तथ्यों की तोड़ मोड़ करने के आरोप लगे। यह भी कहा गया कि प्रभावशाली लोग मामले की जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक तुषा की मौत के बाद प्राथमिकी दर्ज करने में 3 दिन तक टाल मटोल की गई और घटना से संबंधित सबूत को संभाल कर सुरक्षित रखने में पुलिस नाकाम रही। जाहिर है कि यह या तो पुलिस के कामकाज में व्याप्त लापरवाही का ही एक और उदाहरण है या फिर किसी के प्रभाव में ऐसा हुआ है।
दरअसल तिसा का पति वकील है, उसकी सास जिला न्यायाधीश रह चुकी है। शायद इन्हीं वजहों से मामले में त्वरित कार्रवाई से बचने और आरोपियों के प्रति नरमी बरतने के आरोप लगे। यानी यह धारणा बनी कि मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है और आरोपियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। जहां से न्याय की उम्मीद होती है, अगर वहीं के ढांचे पर कोई सवाल उठता है तो यह समूची न्यायपालिका के लिए एक असुविधाजनक तस्वीर है। शायद इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया। सोमवार को इस पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि वह इस विमर्श से व्यथित है कि न्यायपालिका आरोपियों को बचा रही है। इसके साथ ही अदालत ने पीड़ित पक्ष और उनके परिजनों तथा अभियुक्तों से कहा कि वे मीडिया या सार्वजनिक मंचों पर बयान देने के बजाय अपनी बात जांच एजेंसी के सामने दर्ज कराएं, ताकि जांच पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। ये आप देखिए मध्य प्रदेश है, भोपाल इसकी राजधानी है। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। मोहन यादव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। सुप्रीम कोर्ट की यह चिंता वाजिब है कि न्यायपालिका को लेकर आम जनता के बीच नकारात्मक धारणा ना बने, मगर सवाल है कि आखिर पीड़ित पक्ष के सामने उचित तरीके से कार्रवाई ना करने और आरोपियों को बचाने का आरोप लगाने की नौबत क्यों पैदा हुई। आखिर किन वजहों से सरकार ने मामले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने तोसा के शव का पोस्टमार्टम दोबारा कराने का आदेश क्यों दिया। सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1965 में स्थापना हुई थी। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी सीबीआई की। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, ये जरूर याद रखिएगा। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है, 1 अप्रैल 1963। कायदे से घटना के सामने आने के बाद पुलिस अपनी ओर से खुद सबूतों को संभालने से लेकर जांच पड़ताल, आरोपियों के खिलाफ उचित कानूनी प्रक्रिया शुरू करने को लेकर तुरंत सक्रिय होती, मगर इसमें जिस तरह की टाल मटोल की गई उससे स्वाभाविक ही पीड़ित पक्ष के भीतर निराशा पैदा हुई। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट को भी मामले में दखल देने की जरूरत पड़ी। अब जरूरत इस बात की है कि तुषा की मौत और उसके बाद उनके परिवार की ओर से दहेज के लिए हत्या कर देने के आरोपों की निष्पक्ष तरीके से जांच सुनिश्चित हो। विडंबना यह है कि दहेज से लेकर घरेलू हिंसा तक के विरुद्ध बने तमाम सख्त कानूनों के बावजूद आज भी महिलाओं के खिलाफ अपराधों की रोकथाम संभव नहीं हो सकी। और आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताया करिएगा। शांति के लिए, वैश्विक व्यापार के विस्तार के लिए यह जरूरी है कि समुद्री क्षेत्र पूरी तरह खुले एवं स्वतंत्र हो। विश्व की मौजूदा व्यवस्था में हर देश की अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर काफी हद तक निर्भर करती है। ऐसे में अगर किसी समुद्री क्षेत्र पर एक देश का कब्जा हो जाए तो वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने से अन्य देशों के हित स्वाभाविक रूप से प्रभावित होंगे। जैसा कि हॉर्मुज जलमार्ग को अवरुद्ध करने से दुनिया भर में ऊर्जा का संकट पैदा हो गया है। हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर भी इस तरह की आशंकाएं व्यक्त की जाती रही हैं, क्योंकि चीन इस क्षेत्र में अपना दबदबा कायम करने में की लगातार कोशिश करता रहा। यही वजह है कि 4 देशों के संगठन क्वाड की नई दिल्ली में ये मंगलवार को हुई बैठक में इस मसले पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान समुद्री निगरानी और बंदरगाह अवसंरचना को मजबूत करने के लिए नए उपायों की घोषणा की गई। साथ ही इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता को खतरे में डालने, बल प्रयोग या दबाव बनाने वाली एक तरफा कार्रवाई का कड़ा विरोध किया गया। क्वाड में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान शामिल हैं। इसके लिए गठन का मूल उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता के साथ जहाजों की मुक्त आवाजाही को बनाए रखना है। यह बात छिपी नहीं कि इस क्षेत्र में चीन अपनी सैन्य सक्रियता बढ़ाने की कोशिश में जुटा है ताकि उसका दबदबा कायम हो सके, वह अपने हितों के अनुरूप इस समुद्री क्षेत्र का इस्तेमाल कर सके। हॉर्मुज जलमार्ग को बाधित करने से उपजे वैश्विक संकट के मद्देनजर हिंद प्रशांत क्षेत्र में मुक्त आवाजाही का मसला और भी ज्यादा प्रासंगिक एवं महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि वैश्विक समुद्री व्यापार का 60% इसी क्षेत्र से होकर गुजरता है। ऐसे में अगर भविष्य में हॉर्मुज जलमार्ग जैसी जटिल स्थिति इस क्षेत्र में पैदा होती है तो दुनिया में कितना बड़ा संकट खड़ा हो सकता है, इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। इसलिए जरूरी है कि सुरक्षित निर्बाध समुद्री व्यापार के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियम कानूनों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। देखिए, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखेंगे ये है हमारा प्यारा भारत। ये आप देख रहे हैं हिंद महासागर है, ये ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ देखिए जापान देखने को मिल जाएगा, ये उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, ये चाइना है, ये रूस है, यहाँ यूक्रेन देखने को मिल जाएगा, ये है ईरान, तेहरान इसकी राजधानी, ये फारस की खाड़ी है, ये ओमान की खाड़ी है। यहाँ आप लोगों को हॉर्मुज जलडमरू देखने को मिल जाएगी। ये आप देखिए हॉर्मुज जलडमरू है।
यहाँ आप लोगों को इजराइल देखने को मिल जाएगा। ये है इजराइल, ये भूमध्य सागर है, ये लाल सागर है। और यहाँ आप लोगों को यूएसए देखने को मिल जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। वॉशिंगटन डीसी इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।